हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के जो है कि एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स बाकी हैं। जिन भी बच्चों के एग्जाम्स बाकी हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स की कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना अभी भी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए खास करके जिनका एग्जाम जो है कि 29 मई से लेकर के 3 जून तक है। ठीक है, इसके बीच में जिनका एग्जाम है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसके पहले जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए तो फिर है ना क्या ही। आइए मेरे बच्चों, बात करते हैं और चर्चा करते हैं। हम हर एक चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है कि हर एक चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं मोस्ट हॉट टॉपिक। ठीक है, कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे जो आपका सेकंड बुक था, जिसको हम लोग फर्स्ट बुक या सेकंड बुक कुछ भी कहिए, जिसका नाम है पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, या पॉलिटिक्स, हम कहेंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, या स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति, है ना। यानी कि भारत में राजनीति वाली जो पुस्तक है, उस पुस्तक के हर एक चैप्टर से हम बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितने संभावनाएं हैं पूछे जाने के। तो जब हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, जिसका नाम है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, या इसको कहते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर या एक पार्टी के युग का दौर। तो मेरे बच्चे, इसमें जो आपका पहले 3 आम चुनाव, ठीक है, जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए, लेकिन संभावना अभी भी पूरी तरीके से बरकरार है कि यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, यानी कि जब चूंकि शुरुआती 3 चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो किस प्रकार से उसकी नेचर होती है शासन करने की, इसके बारे में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला नहीं है। तो आने वाले सेशन में, आने वाले शिफ्ट में जो एग्जाम है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अनइवन डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा मेरे बच्चे। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो जो मोस्ट हॉट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग हम उन्हीं टॉपिक की बात करेंगे जहां से प्रश्न लगातार बन रहे हैं और आगे भी बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी टॉपिक है जहां से अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन वहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस के गठबंधन की जो प्रकृति है वो क्या है ना, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रमुख विपक्षी दल, या हम कहेंगे मेजर अपोजिशन पार्टीज, यहाँ से तो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ से आगे पूछे जा भी सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन बाकी ऊपर जो 4 टॉपिक्स यहाँ से पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा दूसरा चैप्टर जो था, जिसको हम लोग कहते हैं नेशन बिल्डिंग एंड प्रॉब्लम एंड इट्स प्रॉब्लम, या जिसको हम लोग कहते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो मेरे बच्चे, यहाँ पे हम बात करेंगे नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, लिजेसी एंड पार्टीशन, उसके बाद चैलेंजेस फॉर रिफ्यूजी, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्र निर्माण के प्रति जो नेहरू जी का दृष्टिकोण था उसकी बात करेंगे, विभाजन और विरासत की बात होगी, और शरणार्थियों के पुनर्वास की जो चुनौती है उसकी बात होगी। और ये जो टॉपिक है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उसके बाद कश्मीर समस्या की बात करें तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि प्रश्न पूछेगा, लेकिन आप लोग देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो मेरे बच्चे यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा जो आपके स्टेट्स, जो आपके राज्य हैं, उनके गठन और पुनर्गठन से आपसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद नियोजित विकास की राजनीति, तो पंचवर्षीय योजना से आपको प्रश्न जो है कि अब देखने को मिलेगा आने वाले शिफ्ट में। इसके अलावा बाकी जो यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर एंड द राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी राज्य क्षेत्र का विस्तार और नए आर्थिक हितों का उदय, तो यहाँ से भी आपको कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर से जो है कि मिनिमम प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, याद रखना है ना। फिर आता है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, या जिसको हम लोग कहते हैं भारत के विदेशी संबंध। यहाँ पे जो है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे पूछा गया, जो कि पूछा गया 1962 का भारत चीन युद्ध, उसके बाद 1965 और 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध से आपसे प्रश्न पूछा गया, और यहीं से लगातार अभी भी प्रश्न पूछा जा रहा है, और यहाँ से आने वाले आगे शिफ्ट में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना। उसके बाद ये वाला टॉपिक से प्रश्न कम पूछा गया है, इसलिए ये वाले टॉपिक से आगे वाले शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ना है।
इसके अलावा है 5वां। हाँ, अब इसके बाद जो मैं चैप्टर से बता रहा हूँ ये यहाँ से एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, यहाँ से आपको एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, है ना। चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कांग्रेस प्रणाली के सामने चुनौतियाँ और उसकी पुनर्स्थापना। तो बेटा जो कांग्रेस सिस्टम है इसके हर एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, चाहे वह है नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की हो, चाहे नॉन कांग्रेसिज्म और इलेक्टोरल अपसेट ऑफ 1967 हो, क्योंकि इन दोनों ही टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे गए। कांग्रेस में विभाजन से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आने वाले शिफ्ट में। इसके अलावा कांग्रेस का विजयी जो हुआ था 1971 के इलेक्शन में, ये वाले टॉपिक से जो है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वाले टॉपिक से आने वाले किसी भी शिफ्ट में आपको पैसेज दिख सकते हैं, है ना। और गरीबी हटाओ राजनीति यानी 1971 का जो चुनाव था उसी से रिलेटेड है। तो आपको कांग्रेस सिस्टम, इसके बाद जो चैप्टर आपका क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर यानी संवैधानिक व्यवस्था का संकट या लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये वाले चैप्टर से भी आपको लगभग हर एक टॉपिक को कवर करना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, तो छोड़ना नहीं है। जैसे आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ से तो जो है कि ये वाला टॉपिक जो है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, लेकिन यहाँ पे जो गुजरात मूवमेंट और बिहार मूवमेंट यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, ठीक है। इमरजेंसी से प्रश्न पूछ रहा लगातार, यहाँ से भी पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस रेजिस्टेंस टू इमरजेंसी, है ना, यानी संवैधानिक और संविधानेतर आयाम आपातकाल का प्रतिरोध, जहाँ से शाह कमीशन इत्यादि की हम बात करते हैं उसके बारे में प्रश्न पूछ लेगा। उसके बाद 1977 के चुनाव से लगातार प्रश्न पूछ रहा है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी प्रश्न आपसे पूछेगा। और ये जो राइज ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस यानी नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस टॉपिक को भी क्या कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा ना। यानी आपका कांग्रेस सिस्टम, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका रीजनल एस्पिरेशन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रीय दलों के उदय की बात करेंगे, जो छोटे छोटे दल थे, है ना, जैसे आपका बामसेफ हो गया या फिर हम कहें कि अकाली दल हो गया, है ना, जो छोटे छोटे पार्टीज थे उनकी बात करता है, यानी राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। उसके बाद पंजाब क्राइसिस, उसके बाद द एंटी सिख रियोट्स ऑफ 1984 यानी पंजाब संकट और 1984 के सिख विरोधी दंगे के बारे में आपसे लगातार प्रश्न पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा। कश्मीर की स्थिति के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इसके पहले पूछा गया है कश्मीर के बारे में, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है, संभावना अभी भी बनी है, तो छोड़ना नहीं है। आगे पढ़ लेना आपको चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में चुनौतियां और प्रतिक्रियाएं। अब यहाँ से इस टॉपिक से जो है कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक एक दो बार आप रिपीट करके फिर से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है कि आपको धमाकेदार तरीके से देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे रिसेंट इशूज एंड चैलेंजेस की, जिसको आप लोग कहते हैं न्यू इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस या भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो यहाँ पे मेरे बच्चे हम बात करेंगे नई आर्थिक नीति की और उसके विरोध की। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर आपसे पूछे नई आर्थिक नीति की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। उन्हीं के समय से शुरुआत होती है और ये जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक हो जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आने वाले शिफ्ट में। इसके अलावा राइज ऑफ ओबीसीज एंड नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स यानी उत्तर भारतीय राजनीति में ओबीसी का उदय, और ओबीसी के उदय से लगातार आपसे प्रश्न पूछ रहा है, जिसको आप लोग कहते हैं मंडल कमीशन, है ना। लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे बच्चे, तो इसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेना और ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। इसके बाद दलित पॉलिटिक्स आ जाता है, जहाँ पे आप बात करते हैं बामसेफ की। किसकी बात करते हैं, बामसेफ इत्यादि की बात आप कर रहे होते हैं। अभी आज भी प्रश्न पूछा है, इसके बाद जो है कि लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अभी भी बनी है, तो यहाँ से एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना है। इसके अलावा चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता की चुनौती, तो यहाँ से आपका जो सांप्रदायिकता की चुनौती है खास करके आपसे पूछेगा शाहबानो मामला के बारे में। किसके बारे में, शाहबानो मामला के बारे में, और यहाँ पे अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे 1990 के दशक में सहभागितापूर्ण उभार, यानी यहाँ पे जो मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स कोलिशन पॉलिटिक्स जो शुरुआत होती है 1989 से, जो बहुदलीय राजनीति की शुरुआत होती है, यहाँ से प्रश्न लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। अभी भी पूछे गए, कई सारे शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से पूछे गए, आने वाले शिफ्ट में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ये क्या हो जाता है मेरे बच्चे, एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी हॉट टॉपिक हो जाता है, ठीक। इसके बाद राइज ऑफ जनता दल एंड बीजेपी का उदय कैसे होता है, जनता दल का उदय कैसे होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये हॉट टॉपिक हो जाता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स यानी क्षेत्रीय दलों और गठबंधन राजनीति की बढ़ती भूमिका के बारे में आपसे पूछेगा। और यहाँ से जो है मेरे बच्चे, जो कोलिशन पॉलिटिक्स था, जो यहाँ से प्रधानमंत्रियों का टाइम है, जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ रहा है लगातार, यहाँ से अभी भी आपसे पूछे जाएंगे, आने वाले शिफ्ट में एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है।
यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार के बारे में आपसे पूछेगा, और आपको पता है यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार कौन है। यूपीए का मतलब यहाँ इसको लीड करता है कांग्रेस, एनडीए को लीड करती है बीजेपी, है ना। और इलेक्शंस के बारे में पूछेगा जो कि 2004 से लेकर 2019 तक शामिल था। और यूपीए गवर्नमेंट के बारे में पूछेगा विथ एडिशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, यानी एनडीए सरकार के साथ यूपीए की सरकार के बारे में भी आपसे पूरी तरीके से पूछेगा। और अब इलेक्शन कहाँ से कहाँ तक पूछेगा, 2004 से लेकर 2019 तक। तो ये भी टॉपिक क्या हो जाता है, काफ़ी हॉट हो जाता है, और यहाँ तक आपको पढ़ना है। यानी आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ये वाला चैप्टर, उसके बाद ये वाला चैप्टर और यहाँ कांग्रेस, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही सतर्कता के साथ पढ़ना है और हर एक टॉपिक को पढ़ना है। बाकी ऊपर कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है उसको आपको बता देते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो आपका एक बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, या समकालीन विश्व में राजनीतिक जब बात करते हैं, तो यहाँ पे मेरे बच्चे आपका एक चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं यूएसएसआर का विघटन, या फिर सीधे सीधे कहते हैं इसको हम लोग एंड ऑफ बाइपोलरिटी या दो ध्रुवीयता का अंत। तो मेरे बच्चे यहाँ से जो है कि आपको क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा विश्व राजनीति में नई संस्थाएं, खास करके रूस के बारे में बात करेगा, क्योंकि जो है कि आपका सोवियत संघ विघटित हो जाता है, तो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में कौन आता है, रूस ही आता है, तो इसके बारे में पूछेगा। आपसे बाल्कन स्टेट के बारे में पूछेगा। बाल्कन स्टेट वही एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 के बारे में 3 बाल्कन स्टेट होते हैं। और यहाँ से लगातार प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, कई शिफ्ट में पूछा गया, तो फिर आगे भी यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स, मध्य एशियाई राज्य। सेंट्रल एशियन स्टेट से अभी तक बहुत खास प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन आगे आने वाले शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, काफ़ी हॉट टॉपिक ये भी अपने आप पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है साम्यवादोत्तर शासन में लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवाद का परिचय। खास करके यहाँ से आपसे पूछेगा शॉक थेरेपी वाला परिचय। ठीक है, शॉक थेरेपी से रिलेटेड प्रश्न इस टॉपिक से पूछेगा, तो ये भी क्या हो जाता है, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इस समय में भारत का जो संबंध था रूस के साथ, या कहें कि यूएसएसआर के साथ, उससे आपसे प्रश्न पूछेगा। फिर आपका है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर वाले चैप्टर से। यहाँ से लगातार आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। तो राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर इन पोस्ट माओ इरा, यानी माओ के बाद के युग में आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हॉट टॉपिक है। यहाँ आपसे बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न हर एक शिफ्ट में, फिर आगे आने वाले शिफ्ट में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन और आसियान, फिर आसियान और यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछेगा। बाकी यहाँ पे जो दक्षिण कोरिया के बारे में पूछा गया है, यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछेगा। जापान और चीन के साथ जो आपका जापान, चीन और दक्षिण कोरिया, इसके साथ जो भारत के संबंध है, ये बहुत है मिनिमम मात्रा में पूछेगा, याद रखिएगा, है ना। फिर आपका साउथ एशिया, क्या बेटा, साउथ एशिया। साउथ एशिया में जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान और नेपाल में लोकतंत्र और उसका उलटफेर की बात करता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान में जो है कि कभी लोकतांत्रिक सरकार बनी, तो कभी जो है कि तानाशाही वाली सरकार आ गई, कभी मिलिट्री रूल आ गया। उसी प्रकार से नेपाल में भी होता है, तो इन दोनों के बारे में पूछेगा। फिर श्रीलंका में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में पूछेगा, और लगातार पूछे जा रहे हॉट टॉपिक्स हैं, मैं बता रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन द रीजन, कह क्षेत्र पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव क्या रहा है, यानी साउथ एशिया में जो है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा है, ये प्रश्न पूछेगा। ये काफ़ी हॉट टॉपिक हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, और ये आपसे प्रश्न यहाँ से बनेंगे आने वाले शिफ्ट में। फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड एफर्ट फॉर पीस इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के लिए जो प्रयास किए गए उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये भी क्या हो जाता है, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर साफ्टा वगैरह के बारे में पूछेगा। ठीक है, फिर इंडियाज रिलेशन विद द नेबर्स, यानी कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा रिलेशन है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। नेपाल से पूछ सकता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक, यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न, याद रखिएगा। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें खास करके जो मेरे बच्चे आपसे यूएन के बारे में पूछता है, यानी पुनर्गठन और संयुक्त राष्ट्र का भविष्य। इसके बाद पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति क्या है वर्तमान में। फिर उसके बाद जो कि नई अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं का उदय जब हो रहा है, तो नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, इन सभी चीज़ों से आपसे पूछा जाएगा। सीधे सीधे देखा जाए तो यहाँ पे मेन रूप से यूएन के बारे में पूछा गया, और यहीं से आपसे जो है कि आगे आने वाले शिफ्ट में भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, या समकालीन विश्व में सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं। जब समकालीन विश्व में सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछे गए,
लेकिन इसकी पारंपरिक धारणा और साथ साथ अपारंपरिक धारणा के बारे में आपसे प्रश्न अभी आगे पूछा जाएगा लगातार, है ना। जैसे यहाँ कह रहा है ना कि सुरक्षा के गैर पारंपरिक, वैश्विक गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड क्या करेगा, आपसे खूब प्रश्न पूछा जाएगा आने वाले शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे मानव अधिकार और उसके प्रवास के मुद्दों से खूब प्रश्न पूछेगा। ये अंतिम जो 2 टॉपिक है यहाँ से खूब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आने वाले शिफ्ट में। यहाँ से तो कुछ प्रश्न पूछे गए, लेकिन यहाँ से आगे वाले शिफ्ट में प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। फिर है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। यहाँ से प्रश्न आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारे इस चैप्टर को आपको पूरी तरीके से कंप्लीट तैयार करना होगा, जैसा कि आपको सेकेंड बुक के अंतिम के 5-7 चैप्टर के बारे में हमने 5-6 चैप्टर के बारे में हमने बताया, ठीक है। फिर है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स। जब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स की बात करते हैं, वैश्वीकरण इसके आलोचक की बात करते हैं, तो पहले हम वैश्वीकरण के प्रभाव को देखते हैं जो आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हुई है। क्या इसका प्रभाव रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट रहा है, इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे वैश्वीकरण के परिणामों की प्रकृति पर बहस। तो बेटा जो वैश्वीकरण का परिणाम हुआ है इस पर खूब प्रश्न पूछे गए। इसमें जो कि सबसे हॉट टॉपिक हो जाता है आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, फिर सेकंड पॉइंट भी हो जाता है। फिर वैश्वीकरण का जो विरोध है, खास करके WSF इन सबसे प्रश्न पूछेगा, और भारत कह रहा है वैश्वीकरण के क्षेत्र के रूप में और इसके खिलाफ जो संघर्ष हुआ है खूब तरीके से अच्छे से यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल मिला जुला के अगर ओवरऑल देखा जाए मेरे बेटे, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो है कि सेकंड बुक का अंतिम 5-6 चैप्टर पे, या कहें कि 4 से 5 चैप्टर पे खूब ध्यान देना है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट बुक है, ठीक है, फर्स्ट बुक मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सेकंड बुक का मतलब पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ का अंतिम का 4-5 चैप्टर खूब इंपॉर्टेंट है, और यहाँ का शुरुआती का लगभग देखा जाए तो ये फर्स्ट बुक के लगभग हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वेटेज यही रहा है अभी तक का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगे मेरे बच्चों। यहाँ से कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी के कमेंट देखूंगा और उस कमेंट के बेस पे क्या करूंगा, आप सबको मैं रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।